नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस दिन से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, यहां राजनीतिक दंगल शुरू हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है। तो आज हम चुनावी दंगल की शुरुआत कर रहे हैं काशी से। वाराणसी से बेहतर क्या जगह हो सकती है, क्योंकि न केवल यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, बल्कि अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो उत्तर प्रदेश का दिल्ली आप कह सकते हैं कि वो वाराणसी है। तो चुनावी दंगल में आज मेरे साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे और होगी काशी की जनता, खूबसूरत जनता। सबसे पहले गेस्ट इंट्रो में करा देता हूं। सुरेंद्र पटेल साहब है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी में मंत्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से विजय सोनकर शास्त्री साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो परंपरा निभाते हुए सबसे पहले मैं इन लोगों से बात करूंगा, हमारे मेहमानों से, और उसके बाद आप जनता के पास आऊंगा। सुरेंद्र पटेल साहब, क्योंकि सरकार आपकी है तो हक आपका बनता है सबसे पहले जवाब देने का। सवाल ये उठता है कि एक गाना सर मेरे को अचानक याद आ गया सवाल से पहले। आपने वो गाना सुना है? पुरानी फिल्म का एक गाना था, सोने की साइकिल चांदी की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। सुना होगा ना? अखिलेश जी आजकल कुछ अलग अंदाज में ये गाना गा रहे हैं कि ना मेरी साइकिल ना मेरी सीट, आओ चलो राहुल भाई चले डबल सीट। कैसे होगा सर ये? देखिए, अभी जो आपने यहाँ कहा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो ये जनता डिसाइड करेगी, और जनता ने प्रमाणित कर दिया है। आज कहीं भी आप देख लीजिए कि जिसने काम किया है मुख्यमंत्री तो वही बनेगा। और ये पूरे 22 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है, इसने प्रमाणित किया है। अब वो चुनाव का डेट आ रहा है, तारीख निर्णय करेगा कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे, इसलिए कि उनका काम बोलता है, और हमारी सरकार का जो काम है वो जमीन पे दिखाई देता है, और उसी के नाते उसको पब्लिक ने प्रमाणित किया है। तो सुरेंद्र जी, काम बोलता है वो ठीक है, आपने कहा कि जो काम करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन आजकल समाजवादी पार्टी में चल उनकी रही है जो काम तमाम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये गलत फहमी है। देखिए, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे नेताजी के तरफ वाले लोग हों, सब एक ही बात कहते हैं कि सर्वमान नेताजी हैं हमारे। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं आदरणीय नेताजी हमारे पिता हैं, जो वो कहेंगे हम करेंगे। उनकी बैठक में 15 लोग भी नहीं पहुंचे सर। उनकी बैठक जब उन्होंने की थी पिछले दिनों, 15 लोग भी नहीं पहुंचे थे। कहाँ? अखिलेश के साथ 200 लोग खड़े हुए थे। भाई एक ही बताइए, कभी मुख्यमंत्री जी... आप वैसे किस खेमे से आते हैं सर? मैं तो समाजवादी हूँ। सुनिए, मैं तो समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, और यहाँ जितने लोग जुटे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि पार्टीवादी छोड़ करके समाजवादी होइए, तभी इस देश का भला होगा। अभी तो समाजवादी ये नहीं समझ पा रहे इस देश का भला पार्टी मुलायम सिंह की है या अखिलेश यादव की। आप बहुत खुश है। जितनी देर में सुरेंद्र पटेल जी से बात करता रहा, सबसे ज्यादा शास्त्री जी खुश नजर आए। हमने एबीपी न्यूज का सर्वे कराया था, उसमें भी ये बात आई थी कि इनका अगर बुरा होता है तो भला आपका होगा। पारिवारिक युद्ध चल रहा है, वो एक ड्रामा चला। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, इन्होंने बहुत वो सच्चाई बताई है जो शायद अभी समाजवादी या समाजवादी परिवारवादी लोग वो नहीं बोल पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो नेताजी कहेंगे वही होगा, यानी ये स्क्रिप्टेड है, ये एकदम लिखा हुआ ड्रामा है। उसमें केवल लास्ट यही होगा, फाइनल यही होगा कि यही आएगा, ये जो उन्होंने कहा कि नेताजी जो कहेंगे वही चलेगा। यानी अंत में जब वही होना है तो नेताजी इतने दिनों से ड्रामा क्यों कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी के बारे में इन्होंने कहा कि बहुत काम किया है, और जो काम करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। जी जी, आप ये बताइए कि अखिलेश जी को कौन सा काम किया है? एक काम बताएं। एक हमको पिछले दिनों एक डिबेट में ऐसे ही समाजवादी पार्टी, छोड़िए, ये बता दीजिए आपने क्या किया है? नहीं, देखिए आपने क्या किया है वो बता दीजिए। मैंने सुना है वाराणसी के एमएलए खासे नाराज हैं लोग उन एमएलए से, काम नहीं कर रहे हैं वो। देखिए, मैं अभी जनता के बीच था शास्त्री जी, 2 घंटे पहले। आप जनता के बीच में रहे होंगे, हम लोग भी जनता के बीच में ही रहते हैं। और जनता क्या कह रही है उसको भी देख लीजिए। जनता वाराणसी में, जो वाराणसी के समग्र विकास के लिए जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, आप कौन सी योजना आप बताइए? ये क्या ये फ्लाई ओवर वगैरह ये बन रहा है क्या? ये कहीं ये उठा करके कोई ले जाएगा क्या? नहीं, गलत बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार की एक नहीं है,
इस मैं आऊंगा तब बोलिएगा। याद रखिएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो लोकसभा सदस्य है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। और इस प्रकार की बातें आप नहीं कह सकते कि ये प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है। ये गलतफहमी है, इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। वाराणसी में कम से कम 10,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं और वो सारी योजनाएं चल रही है। हम वो योजना मैंने जनता से जो फीडबैक लिया है शास्त्री जी, उसमें आपका फायदा तभी है होंगे जब समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। जनता का फीडबैक मैं भी दे रहा हूं, मेरी बात, क्योंकि मैं भी विदेश से नहीं हूं, मैं भी इसी धरती पर पैदा हुआ हूं और यहीं पर मैंने राजनीति किया है। इसलिए ये नहीं, 1 मिनट अगर आप समय दें तो मैं 1 नहीं 10 यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की तरफ से बता दिया कि तमाम योजनाएं हैं, हो रहा है वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, मैं आऊंगा सर, आऊंगा मैं आऊंगा। क्योटो का सारा कार्रवाई चल रहा है, ठीक है, उस पर आप शंका नहीं कर सकते हैं। क्योटो एक दिन में नहीं बनता है, क्योटो को बनाने के लिए समय लगता है। अच्छा चलिए शास्त्री जी, प्रियंका जी भी है हमारे बीच, प्रियंका चतुर्वेदी जी भी है। नहीं आप दोबारा बता लीजिएगा। कई सवाल है मेरे पास सर, और सबसे ज्यादा आप ही से हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं आप। प्रियंका जी, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या है? कहा यह जा रहा है कि आप खेल बनाना तो छोड़िए, खेल बिगाड़ भी नहीं सकती हैं। आपने मुख्यमंत्री जिनका चेहरा आगे किया, शीला दीक्षित, उनकी दिल्ली में करारी हार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि भाई ये तो वहीं नहीं जीत पाई, तो यहाँ क्या करेंगी? देखिए, ये हाल है दोनों पार्टियों का जी। एक भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में इतनी सारी सीट लेकर, एमपी सीट लेकर यहाँ से गई, वो आज इस बात पे डिस्कशन कर रही है कि कांग्रेस में क्या है, अपनी खुद के कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं बता पा रही है। समाजवादी पार्टी सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, शास्त्री जी बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, ये हम बीच में नहीं बोल रहे थे। पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पे हमें चुप कराने की कोशिश की जाती है, और मैं चुप होने वाली भी नहीं हूँ। बोलेंगी तो उसका उत्तर मुझे देना होगा। एक केंद्र में सरकार हो और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम न करे। मैं बताती हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम हुआ है। कितने समय से मेरी बात पूरी करने दीजिए। अब मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है। ऐसे नहीं जा सकते हैं। शास्त्री जी, जब आप गलत बोल रहे थे तो उन्होंने आपको नहीं रोका। अब अगर वो गलत बोल रही तो आप भी मत रोकिए। मैं तो बोला ही नहीं, आपने मुझे बोला ही नहीं। मैं तो गिनाना चाहता था बनारस में क्या क्या काम चल रहा है, इतने काम चल रहे हैं जो आज तक 60 सालों में नहीं हुआ है। सालों से बनारस में चल रहा है, लेकिन अगर बनारस के लोग इस बात के लिए संतुष्ट नहीं अपने को कर रहे हैं, मुझे लगता है ये वो लोग बोलते हैं जो लोग समाजवादी काम किया वो तो बोल ही नहीं रहा, कांग्रेस के लोग हैं। शास्त्री जी, आप अगर इस तरीके से इंटरप्ट करेंगे तो ये मैसेज जाएगा कि आपको डर लग रहा है कि अखिलेश और राहुल साथ ना आ जाए। नहीं लग रहा है, आपको डर लग रहा है। पर चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। अब प्रियंका जी को बोले नहीं दीजिए। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट होते ना सर, आप बीच बीच में टोका टाकी नहीं करते। बिल्कुल कॉन्फिडेंट आप सुनने की क्षमता तो रखिए। अगर काम किए होते ना तो आप दूसरों को चुप करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आज अपनी बात बता रहे होते। माफ करिएगा, क्या मिसगाइड कर रहे हैं? यहाँ की जनता देख रही है कि आपने क्या काम किया है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री के ये क्षेत्र है, इतनी पावन धरती है। यहाँ पे हमने सोचा था जब हम आएंगे हम देखेंगे कि क्या क्या क्योटो बन गया वाराणसी। मैं बताती हूँ, क्योटो की सच्चाई ये है कि जो जापानीज पार्टनर्स थे इनके 3 बार आकर सर पकड़कर चले गए हैं। सच्चाई ये है उनकी। सरकार प्रॉमिस सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था, प्रॉमिस सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। मैं सिर्फ बनारस की बात नहीं कर रही हूँ, ये पूरे उत्तर प्रदेश में इतने इनके एमपीज यहाँ से जीत कर गए हैं। आज कोई भी एमपी हो जो अपना डेवलपमेंट का एजेंडा बता सकता हो और कॉन्फिडेंस से यहाँ पे आकर बात कर सकता हो बगैर किसी को टोका टाकी किए या बगैर किसी को रोके हुए। यहाँ पर हम समाजवादी पार्टी की बात सुन रहे थे। अरे आप बोल लीजिएगा सर, मुझे बोल लेने दीजिए। सवाल मुझसे पूछा गया था। नहीं, रुकिए, आप क्या रोकेंगी? आप बोलिए, रुकने को थैंक यू। बोलिए आप। तो आज अगर इनका डेवलपमेंट एजेंडा होता इनका, तो आज ये इस बात से खुश नहीं नजर आ रहे होते कि आज समाजवादी पार्टी में क्या कलह चल रहा है। आज अगर इतना कॉन्फिडेंस होता तो वो कांग्रेस के ऊपर वार नहीं कर रहे होते, वो अपनी उपलब्धियों की बात कर रहे होते। नोटबंदी के बाद
और आज हमने जो देखा है कि बनारस में आकर मैंने ना ही क्योटो देखा, ना ही मैंने कुछ ऐसे वादे देखे जो प्रधानमंत्री ने बनारस की जनता से किए होंगे। और यही पूरा हाल यूपी की जनता का है। कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, तभी कोई एमपी और एमएलए नजर नहीं आ रहे हैं, कोई अपने क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास बस जोर जोर से चिल्लाकर दूसरों की बात रोकने का काम है। तो हम यही एजेंडा लेकर जाएंगे कि इतने सालों से उत्तर प्रदेश को वंचित रखा है डेवलपमेंट से, रिलीजियस और कास्ट के हिसाब से पूरी राजनीति चली है, उसको खत्म करने का समय आ गया है और डेवलपमेंट की तरफ देखने का समय आ गया है, और वो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। लेकिन प्रियंका जी, आपने जो बातें कही, शास्त्री जी मैं आ रहा हूँ, मैं शास्त्री जी आ रहा हूँ। नहीं तो एक काम करिए, उसी समय उत्तर दे रहा था तो आप रोक रहे थे। नहीं तो एक काम करिए, मैं दर्शकों में बैठ जाता हूँ, आप कंडक्ट कर लीजिए। उत्तर तो देखिए, मैं मेरे को बोलने दीजिए सर, मुझे भी बोलने दीजिए। अगर ये लोग गलत बोलेंगे तो इसका उत्तर भी नहीं देने देंगे। प्रियंका जी ठीक है, नहीं प्रियंका जी, उत्तर नहीं देने देंगे। आपने प्रियंका जी, आपने जिस रणनीति की बात की, हमने बहुजन समाज पार्टी से भी मेहमान बुलाया था, प्रवक्ता बुलाया था, लेकिन अरे सुनिए ना सर, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी सर, क्वेटो में जाम में नहीं फंसते सर लोग बनाएंगे सर, क्वेटो में जाम में नहीं फंसते सर, सरकार बनाएगी, सरकार को पैसे दिए जा रहे हैं, सरकार खर्च नहीं कर रही है। क्वेटो में जाम में नहीं फंसते लोग, देखिए वहाँ चौराहे से यहाँ तक आने में 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, आप भी तो जाम में फंस के आ रहे हैं। हाँ, मैं भी जाम में फंस के आ रहे हैं। यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी, बीएसपी को आप लोग भूल रही हैं। उनका प्रवक्ता भले यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस कास्ट फैक्टर की आपने बात की, जिस रणनीति की आपने बात की, आपको नहीं लगता कि बीएसपी का भी कुछ दखल है यहाँ की राजनीति में? नहीं, तभी हम कह रहे हैं कि इतने सालों से हमने देखा है, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश को सिर्फ अपनी ऐसी जागीर समझ ली है जहां पे ये लोग कास्ट की राजनीति करेंगे, दलितों के बारे में बात करेंगे, उनके हर तरीके की बात करेंगे, पर डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करेगा। कोई कहेगा कि हम इसी वर्ग के लिए करेंगे, कोई कहेगा हम दूसरे वर्ग के लिए करेंगे। जो सबका साथ सबका विकास करने वाले प्रधानमंत्री बात करते थे, आज कल ही साक्षी महाराज किस तरीके की बातचीत करते नजर आए हैं, या योगी आदित्यनाथ किस तरीके की बात करते आए हैं, उसी से स्पष्ट हो जाता है क्या इनकी मंशा है उत्तर प्रदेश को लेकर, और वो उत्तर प्रदेश की जनता ही जानती है। इतने सालों से वंचित रही ये जनता है, हर विकास के जो भी आंकड़े होंगे उससे ये वंचित रही है। तो वो भी जानते हैं कि कौन सी पार्टियां इसमें जिम्मेदार हैं और कौन सी पार्टियों को वो वोट नहीं डालेंगे। सुरेंद्र पटेल जी, सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त ये पूछ रही है कि हाँ, एक मिनट आऊंगा सर, आऊंगा, बहुत समय अपने पास आऊंगा। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उसका जवाब भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, देंगे, जवाब देंगे, उसका भी देके जाएंगे, बगैर जवाब देके नहीं भागेंगे। मैं सवाल लूंगा, अभी आपका सवाल नहीं आ रहा, सुरेंद्र पटेल जी, जो खुद स्टेबल नहीं रह पाई सरकार, वो क्या स्टेबल सरकार प्रदेश को देगी? अखिलेश और मुलायम एक साथ खुद नहीं रह पाए, पार्टी दो फाड़ होने के कगार पर है, बल्कि हो ही गई है। क्या जनता कंफ्यूज नहीं होगी कि आपको वोट देकर के वो फंस जाएंगे? आप तो खुद ही स्टेबल नहीं रहे, स्टेबल सरकार होने के बाद। हाँ, हम आपको दिखाई दे रहा है, हम स्टेबल हैं, स्टेबल रहेंगे, सरकार हम बनाएंगे, ये जनता प्रमाणित करेगी। और सुनिए हमारी बात, अखिलेश यादव तो राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं स्टेबल होने के लिए। आप बात सुन लीजिए, 70 साल की आजादी में इतना काम नहीं हुआ जितना हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4.25 साल में करके दिखाया है। और ये मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे शास्त्री जी बोल रहे थे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। आदरणीय नितिन गडकरी जी पूरे देश में कहते हैं कि NH 30 किलोमीटर सड़क रोज बनाता है, रोज 30 किलोमीटर ये सड़क बनाते हैं, 30 किलोमीटर और फिर जाकर 22 किलोमीटर जाते हैं। अच्छा सुनिए, 22 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मैं और घटा दे रहा हूं, 20 किलोमीटर आप कहते हैं, 22 किलोमीटर की हम रोज सड़क बनाते हैं। 2.5 साल में बनारस सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जिसने 73 MP दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बनारस ने प्रधानमंत्री दिया। आप बताइए कि 2.5 साल में कौन सी 20 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास करके और लोकार्पण कर दिया, ये जनता को बताइए। सुनिए, पहले बात सुनिए, आप खुद भी PWD मंत्री हैं सर, आप खुद भी PWD मंत्री हैं। अच्छा सुनिए, ये मैं आपके मिनिस्टर, आप खुद भी PWD मंत्री हैं। आप बात सुन लीजिए। और यहाँ रोज केंद्रीय मंत्री आते हैं, रोज 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री आते हैं, रोज 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ की स्थिति बद से बदतर, कहीं कोई गली मोहल्ला देखने लायक नहीं है। और सुनिए, सरकार किसकी है? सुनिए,
और सुन लीजिए, और ये जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं उसका जवाब लीजिए। ये जो कह रहे हैं, सुन लीजिए, ये जो कह रहे हैं, बात सुन लीजिए, ये जो कह रहे हैं उसका जवाब लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, और मड़ुआ DROB, बात सुनिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सवाल नहीं, एक सवाल मेरा सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, मड़ुआ DROB स्टेट गवर्नमेंट ने 80% 9 महीने में बना दिया, और जो रेलवे को बनाना था 20%, आज 18 महीने में 20% रेलवे ने नहीं बनाया। ये प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये उदाहरण है विकास का, ये उदाहरण है विकास का। ये बीजेपी वाले लोग, ये माइंड डाइवर्ट पार्टी है, माइंड डाइवर्ट पार्टी है, काम करेंगे नहीं। जब काम करने की बात आएगी तो माइंड को डाइवर्ट कर देंगे। और ये सुन लीजिए, एक बात हमारी सुन लीजिए। बीजेपी ने, मैं खुले दिल से कह रहा हूँ, बीजेपी ने जो है मीडिया मैनेजमेंट के जरिए सत्ता पाई है। मीडिया मैनेजमेंट के जरिए हमारा आरोप है ये, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब 2014 का चुनाव आया तो झूठे सपने दिखा करके 125 करोड़ लोगों को ठग लिया, और जब बात पूरा करने की बात आई तो कहे कि ये जुमला है, राजनीति। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी पूरा अपना कोई चुनावी एजेंडा नहीं बनाया। मीडिया को निशाने पर लेना सबसे आसान होता है सर, आपको किसने रोका था? ये लोग आपको किसने रोका था? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव की सरकार भी क्या मीडिया मैनेजमेंट करके बनी थी उत्तर प्रदेश में? नहीं, जनता ने, इसीलिए फिर जनता बनाने जा रही है, अच्छा, आपकी सरकार जनता ने बनाई, इनकी मीडिया मैनेजमेंट से बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, 10,000, 20,000, 50,000 सवाल लेता हूँ, जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल आप ही से, 10,000 करोड़ का काम जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, शास्त्री जी इनके आरोप का जवाब दे दीजिए, फिर मैं जनता के पास जाता हूँ। आपकी सरकार मीडिया मैनेजमेंट से बनी है, इनका आरोप है। एक तो मैं आ रहा हूँ, सुनो, प्रियंका जी ने कुछ बातें कही, उसका जवाब मुझे को देना है, और सुरेंद्र जी ने जो बातें कही इसका जवाब आप देना है। अब आप तय करें कि मैं जवाब दूं कि नहीं। आप जवाब दीजिए सुरेंद्र पटेल जी की बातों का, और बहुत संक्षिप्त कर दीजिए, मुझे जनता के सवाल भी लेने हैं। आपको सुन सकते हैं, हाँ, आपने समय इतना बर्बाद कर दिया ठीक। कि दूसरों को सुनते नहीं है। यही तो पार्लियामेंट में हाल है। अभी आप क्या कर रही हैं? दल को बोलने नहीं अब आप देते क्या हैं। कर रही हैं? जवाब दीजिए। में होने का पूरा सुख उठाने की क्या कोशिश कर रही हैं? अब आप क्या कर रही हैं? आपके पास जवाब नहीं है। शास्त्री जी जो बोइएगा वही काटिएगा। नहीं, ठीक है, जो मिलेगा मैं काट रहा हूँ, जो दोगे वही मिलेगा। सुनिए, प्रियंका जी ने कहा, हाँ, मैंने आपसे पूछा एम्स का क्या हुआ? चलिए शास्त्री जी, आप अपना बात पूरी कर लीजिएगा, मैं जनता के सवाल भी लेता हूँ। मुझको तो आप सुरेंद्र पटेल जी के जवाब, सुरेंद्र पटेल जी के सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, संक्षिप्त में दीजिए। देखिए, ठीक है, देखिए, इस तरह से नहीं होगा। अगर आप ये दो लोगों ने प्रश्न किया और मुझे मेरा फर्ज होता है कि मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूं। बोलिए। गुमराह किया है, झूठ बोला है, मैं उनके झूठ का खुलासा करूं। चलिए, यही जवाब हो गया कि इन्होंने झूठ बोला है। भारतीय जनता कांग्रेस के बारे में मैं बस इतना कहूंगा, कांग्रेस के बारे में मैं एक छोटी सी इतना ही टिप्पणी करूंगा कि ये भ्रष्टाचार की बट वृक्ष है, और तमाम अन्य पार्टियां जो हैं उनकी शाखाएं हैं। अपनी भ्रष्टाचार की बताएं। सुरेंद्र पटेल जी के सवाल का जवाब मीडिया मैनेजमेंट। सुरेंद्र पटेल जी के बारे में ये तो स्वयं PWD मिनिस्टर। अब आप अपनी सभ्यता दिखलाइए। मैं तो उस समय उत्तर दे रहा था तो आपको खराब लग रहा था, अभी आपके समझ में आ गया। जनता के सवाल, चलिए आपस में मत झगड़िए, मैं जनता के सवाल, प्रियंका जी आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। मैं मानता हूं कि आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार का जवाब तो आपको देना ही होगा। और जहां तक प्रदेश की बात है, समाजवादी पार्टी, कोई नहीं सुन, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में बतला रहा हूँ। आप ही थोड़े बताते रहेंगे सर, पार्टी जो जनता के पास है भी जाना है मुझे। विकास की बात करती है। इन लोगों ने क्या बनाया है? लखनऊ से सैफई का रोड बनाया है।
1 लाख किलोमीटर रोड उत्तर प्रदेश में है, एक रोड की हालात ठीक नहीं है। लेकिन सैफई से लखनऊ से सैफई के लिए जो हाईवे बनाया है वो सिर्फ ठीक है। तो इससे इनका पोल खुल जाता है कि इन लोगों ने प्रदेश में क्या किया। ठीक, जनता की भी सुन लीजिए सर, जनता की भी सुन लीजिए, जनता की भी सुन लीजिए। वोटर हैं आपके वोटर हैं। चलिए महिलाओं से शुरू करता हूँ। और होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी मीडिया के बल पर नहीं, यहीं के एमपी हैं। जी, चलिए महिलाओं से शुरू करते हैं। आपका सवाल किससे? और अपने इन्वेस्टिगेशन कराने से आप कतराते हैं। कोई बताए। मेरा सवाल सभी से है। मैम प्लीज, इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं है। क्लीन चिट देते रहते हैं। मैम प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरा सवाल सभी पार्टियों से है। 41 साल यहाँ पर कांग्रेस रही है, 14 साल सपा रही है, 7 साल बसपा रही है, 6 साल भाजपा रही है। हमारी समस्या थोड़ी बड़ी है, इसलिए सवाल भी थोड़ा सा बड़ा होगा। आप हमें कृपया समय दीजिएगा। मैं पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने क्या किया इतने दिन में? 70 साल के बाद भी आज शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए हम दूसरे राज्यों के ऊपर निर्भर करते हैं और आप सवाल करते हैं, आपस में लड़ करके जनता को बेवकूफ बनाते हैं। आप बताइए कि आपने सड़क बना दी लखनऊ से लेकर के दिल्ली के बीच में। आप लखनऊ बैठ जाते हैं तो आपको दिल्ली की गद्दी दिखाई पड़ने लगती है, पीछे आपको पूर्वांचल नहीं दिखता है। एक तरफ वो NHAI ने बनवाया है, राज्य सरकार ने नहीं बनवाया है। दूसरे आप लोग नहीं, आप निश्चिंत कर दीजिए कि आप पूर्वांचल के बारे में क्या प्रश्न किया है, उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। आप पूर्वांचल के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, तभी हम बता पाएंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पूर्वांचल एक सवाल हो गया मैडम, मेरे को औरों के पास भी जाना। पूर्वांचल के विकास का सवाल है मैडम का, वो मैं पूछूंगा, आप पूछिए। मैं डॉक्टर सरिता त्रिपाठी, मैं यही बस यहाँ पे आई हूँ देखने के लिए कि आप सब क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन अब एक सीमा की बात होती है, अब हद हो चुका, जनता परेशान हो चुकी है हर पार्टियों से। किसी पार्टी ने भी हम लोगों को संतुष्ट नहीं किया है। और अब ये बनारस की जनता और बनारस की नारी पूछ रही है कि आप लोग नारी की शिक्षा के लिए, नारी के स्वतंत्रता के लिए, नारी के विकास के लिए कौन सी पार्टी क्या कार्य कर रही है। भाषण सुन के, लड़ाई सुन के हम सब तंग आ चुके हैं। अब इसका अंत होना चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल महिलाओं का? हाँ जी, मैं एक साथ महिलाओं के सवाल लेकर आता हूँ। मैं ज्योति झा, मैं बस एक ही सवाल पूछूंगी आप सभी से। मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए नहीं कह रही हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग हमें एक अच्छा मुख्यमंत्री नहीं दे सकते तो हमारा पूर्वांचल अलग कर दीजिए, हम लोग मुख्यमंत्री चुन लेंगे। माता जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? मैं आता हूँ। बहुत दिनों से हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि कोई भी पार्टी जो सत्ता में आती है तो शुरू में तो धीमे रहती, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है खूब योजनाएं बनती हैं, खूब बजट पास होते हैं, करोड़ों रुपए पास होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सुरेंद्र पटेल जी बताएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है सर? भाई देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो ये कह रहे हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ का जो हम आपके माध्यम से टीवी पे, अखबार में जो हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि 50,000 करोड़ का विकास, 20,000 करोड़ का विकास, 30,000 करोड़, वो विकास जमीन पे क्यों नहीं दिखाई देता है? हम तो ये पूछते हैं। 200 आपने अखिलेश यादव से नहीं पूछा ये बात? और हमारा विकास, हमारा विकास 200 करोड़ क्या कर रही है हमारा। देखिए अब बात तो सुनिए। अच्छा, एक चीज तो और है, आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ जब मंच शेयर क्यों नहीं करते, ये सवाल पूछने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छे मौके, कई बार आए, 5-6 बार मौके आए। तो ये सुन लीजिए कि मैं किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं कर सकता। हमारी जवाबदेही जनता को संतुष्ट करने की है। मैं किसी पार्टी के कार्यकर्ता को, और सुनिए बात, हम कह रहे हैं पूर्वांचल के विकास का सवाल आया था। और ये सुनिए पूर्वांचल, हम ये कह रहे हैं कि ये बात आप बांटने वालों से पूछिए, जिन्होंने देश को बांटा, समाज को बांटा। और जवाब सरकार को देना होता है सर। हम ये कह रहे हैं जवाब सरकार को देना होता है, बांटने वालों पर। पूर्वांचल के बंटवारे आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? हम पूर्वांचल के बंटवारे में नहीं है। हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे और विकास करके दिखाएंगे। अगला सवाल सुन लीजिए। भरोसा और अगला सवाल। हम नहीं पूर्वांचल के विकास। अनुराग जी, महिलाओं के पूछ लेने का जवाब नहीं दिया गया है। मैं अगला प्रश्न विजय शास्त्री जी से करना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पिछला जो 2014 का चुनाव हुआ था, मेरा सवाल उस तबके से है जो तबका यहाँ इस सभागार में मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान का 60% आदमी कृषि पर निर्भर गांव में रहता है
और पिछले चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि उनको उनके समर्थन मूल्य पर 50% जोड़ करके केंद्र में उनकी सरकार बनेगी तो वो उन्हें देंगे। 1400 रुपए समर्थन मूल्य का धान 800 रुपए 900 रुपए में बेचने के लिए किसान मजबूर है, लेकिन मोदी जी ने 1,12,000 करोड़ का पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया। किसानों को समर्थन मूल्य वायदे के मुताबिक देने का काम क्यों नहीं कर रहे? छोटा सा जवाब दे दीजिए इसका। अगर हिंदुस्तान में किसानों के लिए बुनियादी किसी ने काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, क्या किया है? एक मिनट, करिएगा, प्रश्न किया गया है, लोग भी मैं उत्तर दे रहा हूँ। ठीक लोग भी ठीक हंस रहे हैं आप जी पर। जी। ये शोर करने से काम नहीं होगा, मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैंने अभी प्रश्न क्या दिया, मैंने उत्तर क्या दिया? मायावती के कार्यकाल को अगर निकाल दिया जाए तो 10 साल लगातार समाजवादी पार्टी के किसानों के बारे में मैं जानना यह चाहता किसानों हूं की बात नहीं किया है हमारी सरकार ने, के बावजूद बल्कि किसानों के पता है ये इलाज, ये जो है जवाब सोनू पटेल जी हमको देंगे। एक मिनट, मैं किसानों, मेरा ये हमारी सरकार ने एक मिनट जरा जनता की तरफ से प्रश्न जाने दीजिए। एक भी उत्तर आप सभी नेताजी लोगों से मेरा निवेदन है, जनता की तरफ से ये प्रश्न जान दीजिए। मेरा नाम धैर्यवर्धन है, मैं एक विद्यालय चलाता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों ने 70 वर्ष से, मेरा प्रश्न सपा से है और कांग्रेस से है। आप कहते हैं 4.25 साल में हमने इतना विकास किया जो बोल रहा है। आज भी इस ठिठुरती ठंड में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के पास टाट नहीं है बैठने के लिए, और महिला जो आपके राजकीय अस्पताल हैं उनमें प्रसूति के लिए यदि महिला जाती है तो उसके पास ढंग के वहां पे न डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। बताइए कैसा विकास है आपका, किसका कैसा विकास है आपका? फिर सुरेंद्र जी आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी फिर आएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं बैठ जाइए, जवाब दीजिए। ये कैसा विकास कह रहा हूं, ये मेरे मित्र ने कहा है, पूरे देश में अगर महिलाओं के स्वास्थ्य और रक्षा के लिए पूरे देश में अलग से किसी ने व्यवस्था की है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुरक्षा के लिए 1090 और 1090 और उनको घर से लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए 102 एम्बुलेंस की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो केवल महिलाओं के लिए। एक सवाल आया था स्वास्थ्य पर, आप बात कर रहे हैं। सैफई में पीजीआई आपने बनाया, लेकिन मुलायम सिंह यादव इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, ऐसा क्यों है? ये देखिए आप लोग हल्ला करेंगे, मैं पीछे नहीं आऊंगा। शांत रहिए तभी आऊंगा। बोलिए, मैं आपका जवाब पूरा लूंगा। ऐसा है कि कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल को रिफर नहीं करता है। ये पूरे दुनिया में है, एक हॉस्पिटल इलाज करता है फिर दूसरा हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल के लिए रिफर भी करता है। तो नेताजी पहले पीजीआई गए थे, वहां से रेफर उन्हें प्राइवेट अस्पताल के लिए किया गया। और यहाँ बीएचयू से लोग रेफर जाते हैं, पीजीआई जाते हैं, बीएचयू से एम्स जाते हैं, बीएचयू से कहाँ नहीं जाते। और ये सुनिए ना, ठीक है, छोटा रखिए, आगे से भी एक सवाल ले लेता हूँ, बोलिए। मैं डॉक्टर नीरज खन्ना स्वास्थ्य के बारे में एक प्रश्न पूछता हूँ कि राजकीय चिकित्सालय में कुपोषण वार्ड हमारी संस्था निरोग ग्राम ने गोद लिया और वहां से मेरे पास ये फोन आता है कि 18 रुपए की राइल्स ट्यूब नहीं है बच्चे को फीडिंग कराने के लिए। आप बता दें कैसा ये विकास है? एक कुपोषित बच्चे को 18 रुपए की राइल्स ट्यूब हम पहुंचाने 100 पीस देने गए थे और वहां पे बच्चे की माँ को इलाज करने के बाद 100 रुपया मिलता है वापस घर जाने के लिए, वो पैसा भी नहीं मिलता है। मेरे पास इसका खाका है और पूरी रसीद और पूरे ये डाटा है। कैसा विकास है? एम्बुलेंस चलाने से विकास होगा? मिलना चाहिए वहां पे भोजन के लिए संस्था वहां पे पैसा देती है, ना कि वहां की सरकारी जो बच्चे बीमार है उसकी माँ की भोजन के लिए प्राइवेट संस्थानों को जाके भोजन बांटना पड़ता है। कैसा विकास है? ये विकास तो उल्टा पड़ रहा है पटेल साहब। क्या उल्टा? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि या तो भाषण से विकास करा लीजिए। शांत रहेंगे तो इस समय पटेल साहब का जवाब। भाषण से विकास हो रहा है। इस समय पूरे देश में अगर कोई डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है तो वो भाषण से। पूरे दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जितना प्रधानमंत्री की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूं, जब आपका अपना मुख्यमंत्री है जवाब मैं देने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा क्यों जा हूं रहे हैं आप? कि अपने मैं घर में ही रहिए। कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ, ये हमारा हक है। मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ, ये हमारा हक है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और काशी से हैं। पूरी दुनिया में जितना आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने यात्रा किया, आज तक इतिहास में किसी प्रधानमंत्री जी ने यात्रा नहीं किया। और इन्वेस्टर के नाम पे
इन्वेस्टमेंट और के नाम यात्रा पे के परिणाम भी पूरे तो देखा है दुनिया का देश कोई इन्वेस्टर आज इस देश में नहीं आया। अखिलेश यही है यादव, भारत का अखिलेश जी यात्रा नहीं करते क्या? अखिलेश जी यात्रा नहीं करते क्या? चलिए अपनी जगह बैठे सुनिए, मैं आपका जवाब लूंगा शास्त्री जी। क्या हमारा पक्ष मैं बिल्कुल आपका पक्ष जब तक पूरा नहीं हो जाएगा मैं कार्यक्रम खत्म नहीं करूंगा। नहीं चाहूंगा। नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट होगा सर, आप बिल्कुल ऐसे टाइम वेस्ट होगा। सवाल आने दीजिए। जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप उत्तर नहीं देने देना चाहते हैं। मैं उत्तर देने के लिए मनाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय बर्बाद ना हो इसका भी ख्याल मुझे रखना है। इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। आपको किसके सवाल का जवाब देना? आपने दे तो दिया शास्त्री जी, आपने सवाल का जवाब दे तो दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, मैं देखिए मैं एबीपी न्यूज का एंकर हूँ सर, मैं एबीपी न्यूज का एंकर हूँ। आपके कहने से ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हो जाऊंगा, ना कांग्रेस के कहने से बीजेपी का। दिया गया है क्या? नहीं, देख लीजिए क्या बोल रहे हैं लोग। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है आप झूठ बोल रहे हैं। उत्तर देगी। मैं जनता के बीच हूँ, मुझे इनकी आवाज सुनाई दे रही है। चलिए सवाल। मेरा सवाल मंत्री जी से है। यहाँ बनारस से सटे 2 पुलों का निर्माण कई वर्षों से अधूरा है। अगर वो पुल बन गया होता तो बनारस के कितने लोगों का विकास हो गया होता? ठीक है, आऊंगा भाई साहब, आऊंगा। सर मैं यहाँ 14 महीने तक सस्पेंड रहा हूँ। काशी में एम्स मांग रहा हूँ 6 साल से। प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एम्स को छीनकर गोरखपुर में क्यों दे दिया? वहाँ पर जापानीज इनकेफ्लाइटिस, क्या एम्स के अस्पताल का इलाज होता है? जापानीज इनकेफ्लाइटिस के लिए उसका सेंटर होना चाहिए। जो आपने वहाँ भेजा है उसको जापानीज इनकेफ्लाइटिस सेंटर डिक्लेयर कर दीजिए और एम्स को काशी में स्थापित करिए, क्योंकि काशी यहाँ की स्वास्थ्य की जननी है, चिकित्सा जगत की जननी है, भगवान धनवंतरी की जननी है, भगवान भोले का सस्ता है, संस्कृति का जागाना। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मां गंगा की सौगंध करके यहाँ संस्कृति की रक्षा के लिए आया था। अगर जहाँ राम जी पैदा होते हैं वहाँ राम का मंदिर होना चाहिए, जहाँ भगवान धनवंतरी पैदा होते हैं वहीं क्यों नहीं भगवान धनवंतरी का मंदिर एम्स बनना चाहिए? बोलिए शास्त्री जी। नहीं, मैं जवाब तो ले लूं। वैसे ही शास्त्री जी को शिकायत है। मुझे बहुत सारी देना है और आपको समय देना चाहिए। मुझे भी समय चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपको भी समय मिलेगा। लेकिन दोनों एक दूसरे का समय बारे में जो प्रश्न किया गया है, किसानों के बारे में जो प्रश्न किया गया है, पहली बार केंद्र की सरकार ने किसानों के बारे में चिंता किया। केवल किसानों के जीवन के बारे में नहीं, बल्कि किसानों के जमीन के बारे में सॉइल हेल्थ कार्ड भी केंद्रीय सरकार की तरफ से बनाया गया है। जो हमारे हाथ में है वो हो रहा है। और केवल हम उत्पादन ही बेहतरीन नहीं, उत्पादन ही बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए, करने की बात करते हैं। एम्स के बारे में पूछा उन्होंने, एम्स के बारे में पूछा, उसका जवाब दीजिए। देखिए ऐसे ये शोर करके नहीं होगा। वैसे मैं जानता हूं कि प्रदेश में गुंडे और बदमाशों का सरकार चल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा गुंडे और बदमाश हैं। वही हालत में मैं देख रहा हूँ। ये नहीं चलेगा। ये यहाँ लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। ऐसे नहीं होगा। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए शास्त्री जी। ये हालत है आपकी। उत्तर प्रदेश में किसकी और किस सरकार है हम लोगों को पता है। हम लोग भी बनारस के हैं, एक लोगों को हम लोग भी समझते हैं। आप शांत नहीं रहेंगे में जितना काम तो कार्यक्रम का वक्त खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है। एक मिनट, देश में पहली बार किसानों के लिए सरकार काम कर रही है। देश में पहली बार मजदूरों के लिए सरकार काम कर रही है। देश में पहली बार महिलाओं के लिए सरकार काम कर रही है। बेटी बचाओ मैं दूंगा समय मैडम। हमारी सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें शास्त्री जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। की बात नहीं है शास्त्री जी, बल्कि गरीब शास्त्री जी बच्चियों को पढ़ाने की बात चल रही है। शास्त्री जी आपसे सवाल है। की बात आपने कहा है तो सुन लीजिए। मोदी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सरकार बनने के तत्काल बाद में लागू करूंगा। केवल स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर आप अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए क्यों नहीं लागू हुई। आप स्वामीनाथन तक की मत देंगे रहिए। बोलिए शास्त्री जी, बोलिए, मेरे पास समय कम है। आप स्वामीनाथन जवाब तो ले लूं भाई साहब। आप लोग जवाब नहीं सुन रहे हैं। सुनिए, आप लोग जवाब भी तो सुनिए। आप स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन तक सीमित मत रखिए। इस समय केंद्र की 90 ऐसी योजनाएं हैं जो स्वामीनाथन रिपोर्ट से भी बेहतरीन इस देश के लिए है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है। आप सोचिए कि 24 करोड़ ऐसे लोगों के खाते खुले हैं जिनका बैंक से कोई सरोकार नहीं था। आज उनके अकाउंट खुले हैं और नरेगा के, मनरेगा के या छात्रवृत्ति 100% उनके शासन में आ रही है।
इनके ही प्रधानमंत्री कहते थे कि हम एक रुपया भेजते हैं, उनको 15 पैसे पहुंचते हैं। आज के डेट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 रुपए भेजे जाते हैं तो 100 रुपए 99 पैसे भी नहीं, पूरे 100 रुपए पहुंच रहे हैं गरीबों के खाते में। ठीक है, ये हमारी सरकार का योगदान है। ठीक है, अनुराग जी, राजीव गांधी के शासन से अच्छी स्थिति है। वो कहते थे 100 रुपए भेजो तो 99 पहुंचते हैं, या तो 100 के 100 पहुंच रहे। प्रियंका जी, प्रियंका जी, लेकिन एक भी सवाल नोटबंदी पर नहीं आया। आपने कहा था नोटबंदी पर इनको नुकसान होगा, आपने भी कहा था। नोटबंदी मुद्दा है क्या? हाथ उठाइए। नोटबंदी मुद्दा है क्या? नोटबंदी मुद्दा ही नहीं है, नोटबंदी मुद्दा नहीं है। पहले मेरा जवाब, हाँ, आ रहा हूँ। स्वरूप बदलने जा रहा है, मुझे कुछ बोल ले लीजिए, शांत रहिए ना, हल्ला मत मचाइए, समय वैसे ही खत्म हो चुका है। प्रियंका जी, देखिए पहली बार मैंने सुना कि आपके खुद के क्षेत्र में जहां प्रधानमंत्री यहाँ के एमपी हैं, वहां पर कहते हैं सब गुंडों से भरे हुए हैं लोग, क्योंकि वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री थे जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब हम बताते हैं प्रधानमंत्री, आज ये मनरेगा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का मतलब समझाना चाहती है। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहा था कि मॉन्यूमेंटल डिजास्टर मनरेगा को बताया था। आज नोटबंदी के कारण जो रिवर्स माइग्रेशन लोग वापस आ रहे हैं, जो मजदूर वापस आ रहे हैं, आज मनरेगा की वजह से ही आज अपने घर चला पा रहे हैं और उनके घर में रोटी मिल रही है। आपकी हालत ये है, किसानों की बात करते हैं, हमें याद है जब हमने किसानों के जो कर्ज थे माफ किए थे, कितनी इनने त्राही त्राही मचाई थी पार्लियामेंट के अंदर। किसानों के मुद्दे पर कोई त्राही नहीं मचा था। किसानों के लिए जो सरकार काम करे, किसानों के मुद्दे पर क्यों त्राही करेगी? ये सरासर झूठ बोल रही हैं। जहाँ ऑर्डिनेंस के जरिए गलत बात है। नोटबंदी को इस देश ने स्वीकार किया है, 99% लोगों ने स्वागत किया है। ठीक है, कुल मिलाकर के लोगों ने स्वागत किया है। आज हमारा किसान, कुल मिलाकर के आज हमारा किसान किसने क्या किया ये सब बताने को तैयार है, लेकिन कौन क्या करेगा आपके लिए ये कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। बहरहाल मेरा समय यहाँ खत्म हुआ, आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। काशी की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। काशी से, वाराणसी से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज के लिए इतना ही। कल हमारा काफिला पहुंचेगा इलाहाबाद, कल इलाहाबाद में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।